हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज सैफी और मैं यही बात कर रहे थे कि बहुत लोगों की फाइल की रिजेक्शन आ रही है। हमने जैसे फीडबैक्स कमेंट्स पढ़े हैं तो उनमें भी रिजेक्शन काफ़ी लोगों ने बताया कि उनका रिजेक्शन हुआ है किसी वजह से। तो ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने देखा है कि एक ही कारण हमें लग रहा है कॉज, वो एसओपी की वजह से हो रहा है। हाँ, मेजर जो जून जुलाई की फाइल्स के जो रिफ्यूजल्स उनका अब रिफ्यूजल्स आया है कितनी लेट, वो भी रिजेक्शन में। तो लोग काफ़ी मतलब टेंशन में आ गए और वो हो गए कि और वो दोबारा कैसे एसओपी बनाए और फर्स्ट टाइम में कैसे क्लियर हो। आज हम सब बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। इस चीज में होने वाला है हाँ। कि कैसे मतलब कि दोबारा से एसओपी लगाए कि आपकी मतलब की फाइल जो वो सक्सेसफुली पीपीआर आ जाए उसका। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आज पूरा का पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव होने वाला तो सैफी, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के रिफ्यूजल आ रहे हैं, रिजेक्शन आ रहा है और मेन कॉल एसओपी दिख रहा है। तो किन वजहों से ये जो एसओपी की वजह से हो रहा है? तो एसओपी पहले तो हम लोगों को बता देते हैं एसओपी क्या है, और उसके बाद एसओपी में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है, और एसओपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बेसिस पे रिजेक्शन हो रहा है। बेसिकली इट्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वेयर यू जस्ट क्लैरिफाई कि हम क्यों कनाडा जा रहे हैं, हमें फाइनेंशियली कौन एड करने वाला है, कौन हेल्प करने वाला है, और उसके अंदर होम कंट्री में क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। आपको रीजन देना होता है, पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन करना होता है, और उसमें आपको प्रूफ्स नहीं देने होते हैं ज़्यादा, बट आपको उसको थियोरिटिकली समझाना पड़ता है और उस पूरा एक प्रोसीजर के साथ उसे बनाना पड़ता है। मतलब जो वीजा ऑफिसर होता है उसको कन्विंस करना होता है अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एसओपी के थ्रू। तो एसओपी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, और उसके अंदर जो भी आप जस्टिफिकेशन के लिए कुछ भी ऐड करते हो तो वो मतलब कि जेन्युइन होना चाहिए। कुछ भी मतलब कि कोई एडिशनल आप ऐसे डिटेल्स मत डालो जो कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी चीज़ में मेंशन नहीं है। और उसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, क्योंकि जब हम एसओपी जब हम करते हैं तो उसमें पहले हम अपना नॉर्मल अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली सपोर्ट क्या है, फैमिली बैक क्या है, और बिजनेस वगैरह क्या है, वो मेंटेन करें। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, आगे आगे जो हम लोग अपनी फीस वगैरह भरेंगे, फाइनेंशियल करेंगे। क्योंकि वैसे तो ऑलमोस्ट लोग लोन्स वगैरह के थ्रू ही करते हैं, लोगों ने लोन्स के थ्रू ही फीस वगैरह स्टडी करते हैं। लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई करना जरूरी है कि मेरे पास फिर भी अगर अपार्ट फ्रॉम अ लोन प्रोसीजर मेरे पास फिर भी एक फाइनेंशियल बैकअप है। वो जो मेरी फैमिली है वहाँ पर आपको अपनी फैमिली के बिजनेस के बारे में बताना होता है, जॉब वाले हैं तो जॉब के बारे में बताना होता है। और एसओपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपना एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी है वो रिलेवेंट शो करना होता है, आपके जो भी आपने कोर्स चूज करा है, अपकमिंग कोर्स जो आप कनाडा। बहुत लोगों के दिमाग में मेंटालिटी है कि अगर आप बेटर इंग्लिश लिख रहे हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपकी एसओपी अच्छी है। ये तो ऐसा लगता है ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात होगी, मतलब कि आप अगर इंग्लिश ज्यादा अच्छी लिख रहे हो या ये कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। उससे कोई आपकी कन्विंसिंग होनी चाहिए, उसमें मतलब कन्विंस पावर होनी चाहिए कि बंदा अगर उसे पढ़ता है तो ही इज कन्विंस दैट यू आर ओके टू गो एंड यू कैन अप्रूव योर वीजा। हाँ, तो क्या होता है कि अपने मतलब कि बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रोम पे जाते हैं, डायरेक्ट एसओपी का फॉर्मेट लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा बहुत ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, सीधे सीधे अपने वर्ड्स के अंदर आप पूरा पूरा लिखो और वीजा ऑफिसर को कन्विंस करो। क्योंकि आप अगर किसी और का फॉर्मेट लेके ऐड करोगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ शो नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं होगा तो रिजेक्शन आएगा ही। और बाकी वीजा ऑफिसर रोजाना वो हजारों फाइल या फिर 100 फाइल तो कंप्लीट कर सकते हैं। उन्हें आइडिया होता है कि हाँ ये कॉपी पेस्ट वाला है या फिर उसने खुद जेन्युइन अपना प्रिंट कर। तो हमेशा याद रखना, एजेंट की हेल्प ले सकते हो उस चीज में, लेकिन उस वर्ड्स अपने ही ऐड करो। गूगल की हेल्प भी ले सकते हो आप चाहो गूगल पे पढ़ो, कॉपी पेस्ट करना है आप कॉपी पेस्ट करके सिर्फ ये देखो कि उन्होंने किस आइडिया से और किस सेंस में लिखा है, कौन सी बात किस डायरेक्शन में लिखी है, कैसे आगे बातों को कनेक्ट करके एक्सप्लेन किया गया है। आप वो सब आइडियाज ले सकते हो, पैराफ्रेज करना होता है, बट हाँ आपको पैराफ्रेज करना है, वो मेन चीज वही है। बाकी मैंने बहुत सारे ये भी देखे कि अभी जो जून जुलाई की फाइल्स के जो रिजेक्शन आए हैं वो एसओपी के रिगार्डिंग आए कि आपके एसओपी में आप हमें कन्विंस नहीं कर सकते हो कि आप वापस कनाडा से आओगे अपनी स्टडी करने के बाद। तो देखो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब भी रिजेक्शन फेस करते हो तो उसमें जो है रिजेक्शन को इतना ज़्यादा मतलब कि मायूस नहीं होना, बेसिकली आप दोबारा और अच्छे कॉन्फिडेंस से और उसको और अच्छे तरीके से एडिट करके अच्छे तरीके से दोबारा सबमिट करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एसओपी मेन जो उसमें मेन चीज़ होती है कि आपको वही चीज़ें ऐड करनी है, चाहे आपने और चीज़ें कर रखी हो बट वही चीज़ें ऐड करिए जो आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं उसका जिक्र है, कहीं ना कहीं मेंशन है। आपने जैसे कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है बट आपके डॉक्यूमेंट्स में एक्सपीरियंस शो नहीं है, बट आपने लिया हुआ है, तो अगर आप उसे नहीं डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत से लोग बहुत सारे डिटेल्स डाल देते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन आ ही जाता है। और देखो, रिजेक्शन आना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है,
एसओपी मतलब कि एक बहुत बहुत जेन्युइन सा एक रेगुलर सा रिजेक्शन है कि आपके एसओपी से हम कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि एक बार नहीं तो दूसरी बार में वो अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब कि बहुत से ऐसे भी होते हैं, इररिलेवेंट कोर्स होता है उनका और फिर भी उन्हें उन्हें मतलब कि अप्रूवल मिल जाता है, वो बस उनकी बेस्ड ऑन लक, बेस्ड ऑन एसओपी ऑल्सो, बेस्ड ऑन लक। लेकिन एसओपी जो है वो बहुत मैटर करती है, वो मतलब बैकबोन हो गई आपकी एप्लीकेशन की। तो वो आप एजेंट पे पूरा का पूरा रिलायबल मत रहोगे, हाँ एजेंट ही पूरा का पूरा काम करेगा, आप अपनी एसओपी मेंटेन करनी चाहिए आपको। तो मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे जो एसओपी है उसमें क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, उसके बाद क्या है, और जो हम लोग अंदर मैटर लिखेंगे उसके साथ क्या हमें वहाँ पे प्रूफ्स भी देने हैं या फिर सिर्फ हमें रिटर्न में एक पार्ट देना है? प्रूफ के लिए तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन बैकग्राउंड के वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में डालते हो, और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको स्टार्ट जो करना है वो आपने इंट्रोडक्शन से करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन। हाँ, उसमें फिर फैमिली के जितने भी तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या ये लिखना है कि दैट वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इन अब्रॉड इन दिस कंट्री, और हमें इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम एजुकेटेड, आई हैव डन क्वालिफिकेशन फ्रॉम दिस। हाँ, ये बेसिक सा इंट्रो तो देना होता है, बेसिक सा इंट्रो देना पड़ेगा। तो उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा कि नाउ आई हैव डिसाइडेड टू। हाँ, फिर उसके बाद आपके फ्यूचर गोल्स आते हैं, व्हाई यू डिसाइडेड कनाडा एंड व्हाई यू नॉट डिसाइड टू स्टडी एक्स एंड वाई कंट्री। हाँ, तो उसमें इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको अपना दिखाना होता है कि आपने कनाडा क्यों चूज किया है। कनाडा का सबसे मेन रीजन क्या होता है, वही हम लोग का तो वही पीआर होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई मत करना कि हमें पीआर चाहिए। आपको ये करना है बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर लर्निंग, और काफी अच्छी टेक्निक्स वहाँ आपको मिलती है। तो आपको एक ऐसा सेंस बनाना है जिससे ये लगे कि आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक अच्छा रूम मिल रहा है अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने का। तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना है, मतलब उसमें ये नहीं लिख दे रहा है कि मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना है और मुझे बाहर पढ़ना है। गाइस बिल्कुल भी नहीं, वरना रिजेक्शन ना आपका 100% रिजेक्शन होगा, फाइल ओपन भी नहीं होगी और आपका रिजेक्शन आएगा। तो जो आपका क्या होता है ना कि आप जब वो मेंशन करते हो उसके अंदर कि हाँ मैं किस लिए आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, तो उसमें आपको तारीफ करनी है कनाडा की। आप जितनी करोगे ना, जितनी ज्यादा तारीफ। और एक चीज नोटिस करना कि जैसे अगर आप इंडिया लिख रहे हो कि नहीं जाना है, इंडिया से नहीं करना, तो आपको इंडिया की नेगेटिविटी नहीं लिखनी है। नहीं, आपको अपना सेल्फ रीजन देना, ये नहीं लिखना कि इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको ये लिखना है कि मुझे वहां पे बेटर, ज्यादा रूम अच्छा मिल रहा है, यहाँ मैं अपनी स्किल्स को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, कि मुझे यहाँ जो है मुझे बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप जॉब रिगार्डिंग लिख सकते हो कि यहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, यहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। बट नेगेटिव बातें नहीं लिखनी है कि इंडिया बहुत बेकार है और पुअर और समथिंग। इतना कोई नहीं लिखता, वी आर बहुत लोग लिख लेते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या है ना कि जब आप लिखते हो उसके अंदर तारीफ करो आप कनाडा की जितनी ज्यादा कर सकते हो, एक मतलब कि और जो कॉलेज जो आपने चूज किया है उसके बारे में बताओ कि हाँ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको स्टडी करने के लिए। इंडिया में आप करोगे तो वो इंटरनेशनल लेवल नहीं मिलेगा आपको। आप जब भी इंडिया में आते हो तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको कंसिडर करती है एक अच्छा एम्प्लॉयर मतलब कि लेने के लिए कि हाँ इसे अच्छे लेवल पे हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बीच में हमारा कट ही हो गया। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हाँ। तो सेकंड क्या होता है उसमें? सेकंड आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, फैमिली बैकग्राउंड, फिर देन एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन उसके बाद व्हाई चूज कनाडा, व्हाई नॉट इंडिया। हाँ, एक थोड़ा धीरे धीरे लोगों को समझ में आना चाहिए उसमें क्या लिखना है। फर्स्ट हमारा इंट्रो पार्ट हो गया, सेकंड फैमिली हमारा बैकग्राउंड। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में हमें अपने पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में बताना है, या अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि हमारी फैमिली सिर्फ अपने फैमिली और अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फादर मदर जो भी है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करने हैं, और थोड़ा सा बिजनेस जो भी आपका है उसको फाइनेंशियल कहाँ से आपका सपोर्ट है, तो उसी में आप बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो उसके। फिर उसके बाद आता है वाई कनाडा। कनाडा को आप जस्टिफाई करो। कनाडा को जस्टिफाई करने में तो इसमें वो नहीं है, कोई भी कंट्री हो सकती है, क्या पता कोई और कंट्री। हाँ, वाई जर्मनी, वाई एक्स एंड वाई कोई भी कंट्री है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि आपको बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसा भी हमने डिस्कस किया, एक अच्छा रूम मिल रहा है अपने आप को करने के लिए। तो अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? फिफ्थ पॉइंट वाई कनाडा, वाई नॉट इंडिया, ये भी एक अलग पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद वाई दैट यूनिवर्सिटी वे यू आर गोइंग टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, और वो उसके बारे में बताना है, ये कॉलेज के बारे में बताना है, और उसकी रेपुटेशन, उसकी रैंक, वो सारी की सारी आप उस फॉर्मेट में उस वाले कॉलम में जस्टिफाई करो। फिर उसके बाद आपको उसमें जस्टिफाई करना है कि अगर आपने लोन लिया है तो वो किस उसके थ्रू लिया है, तो वो भी थोड़ा सा मेंशन कर दो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और जो सबसे मैटर करता है वो होता है फ्यूचर गोल्स।
वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा फर्स्ट। नहीं वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अपने बारे में बताते हो, लेकिन लास्ट में आपको फ्यूचर गोल्स बता दें। आप स्टडी के बाद क्या करोगे, आप नहीं तो नहीं अच्छा रुकोगे। ये वही पॉइंट है जिसमें ज्यादा लोगों का रिफ्यूजल आता है हाँ, कि आप वही। वहां रुकोगे या वापस आप अपनी होम कंट्री आके एजुकेशन करोगे। आप वापस आओगे तो क्यों आओगे, आप क्या सोचते हो कि आपको किसमें हमें कन्वे करना है रीजन, ये आपको फ्यूचर गोल्स। व्हाई नॉट इंडिया मुझे फ्यूचर गोल्स आएगा। हाँ मतलब कि वाई नॉट इंडिया एक अलग हो गया, वाई कनाडा एक अलग हो गया, और फिर जो सबसे लास्ट में आता है वो फ्यूचर गोल्स आता है, जहाँ पर आपको जस्टिफाई करना है कि मैं कनाडा में स्टडी करने के बाद, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होने के बाद आप इंडिया में आके क्या करूँगा। अच्छा तो बहुत लोग तो वहीं पे रुक जाते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि अगर हम एसओपी में लिखते हैं कि दैट वी विल कम बैक टू आवर होम कंट्री एंड सर्व आवर एजुकेशन टू आवर कंट्री, बट अगर हम वहीं पे पीआर लेके रह ले, हमें वहाँ पीआर मिल जाए, तो हमने एसओपी में पहले ये मेंशन किया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। डजंट मैटर, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके सिर्फ वीजा लेने के लिए होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वो एसओपी दिखाएंगे कि आपने ये पूरा का पूरा जस्टिफाई करा, साइन करा होता, पीआर नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको उन्हें कन्विंस करना है और वहां पर लिखो कि हाँ मैं वापस इंडिया आऊंगा, मेरी फैमिली है यहाँ पर और मेरे जितने मतलब रिलेटिव्स हैं, और मैं यहाँ पर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग हूँ एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि मैं कनाडा में जब जाऊंगा तो मेरे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वहाँ पे डॉलर का रेट भी तो शायद 55 अराउंड है, तो हमारे यहाँ पे मतलब काफी मतलब फिर भी यहाँ पर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू कनाडा, वहाँ पर जाओगे आपको करेंसी का भी फर्क है बहुत ज्यादा। तो ये होता है गाइस, और एसओपी जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन आता है तो दोबारा से एसओपी मेंटेन करो। अच्छा हाँ, इस पॉइंट पे अब आएंगे। अगर किसी का फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आ जाता है किसी वजह से कि उनका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस या लोन है, तो उनको फिर दोबारा भरने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, और उसकी दोबारा में उनको मतलब कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? वो सबसे पहले मैटर करता है कि आपका रिजेक्शन आया क्यों है। ज्यादातर मेजर रिजेक्शन आते हैं कि हम एसओपी से कन्विंस नहीं हुए, लेकिन बहुत से लोग आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं हुए। वो तो फिर एक अलग रीजन हो गया, वो तो फिर अगर एसओपी के रिगार्डिंग आता है तो आपको दोबारा से, अगर आपने एजेंट के थ्रू करा है तो एजेंट को बताओ, वो आपको पूरा हेल्प करेगा और बताएगा कि आपको क्या क्या एडिट करना है उसके अंदर। और अगर आपका किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आया तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा बताना होता है अपने फैमिली के बारे में। दोबारा से आप वीज़ा रीअप्लाई करते हो ना, तो उसके अंदर आपको बताना होता है कि मैं वापस इंडिया आऊँगा, और अच्छे से जस्टिफाई करना होगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आपने पहले तो बता दिया कि मैं, हाँ मेरी फैमिली है यहाँ पर, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको आके सपोर्ट करूँगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद ना आपको और थोड़ा सा इलेबरेट करना होगा उस चीज़ को। अच्छा बहुत लोगों को ये भी डाउट है, मैंने कहीं मतलब आई मीन कमेंट्स वगैरह में कहीं रिकमेंडेशन में पढ़ा था, मेरे को किसी ने बोला था फीडबैक देते हुए कि अगर हम लोग फर्स्ट एपिसोड में हमने ये लिखा है कि दैट वी विल कम बैक इंडिया एंड सर्व टू आवर कंट्री, बट अगर हम सेकंड जो एसओपी दोबारा वीजा फाइल करते हैं, अगर उसमें हम लोग रीजन बदल दें कि नो आई विल स्टे देयर एंड गेट अ पीआर एंड डू जॉब देयर ओनली, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर मतलब वो फर्स्ट एसओपी और दूसरी दोनों को एक साथ देखेंगे कि रीजन बदल दिया है, उससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर वो हम कर सकते हैं? देखो पीआर के बारे में मेंशन करो तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट चेंज कर दोगे कि मतलब कि थोड़ा और इलेबरेट कर दोगे फैमिली के रिगार्डिंग, नहीं मैं इलेबरेट की बात नहीं कर रहा, अगर हम अपनी स्टेटमेंट बदल दें नहीं, फिर इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज पे, आपको बताना पड़ेगा क्यों। तो हमें जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट रखी है उसी को एडिटिंग करके और अच्छे से बनाकर दोबारा अप्लाई उसे स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, उसे ना मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरा का पूरा उधर से डाइवर्ट कर दो मतलब एकदम अपना पूरा ऐसा नहीं करना, आपको उसी ट्रैक पे रहना है, बस थोड़ा और वर्डिंग्स जो है वो थोड़ी सी और बढ़ा देनी है, दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं होता। अच्छा एक बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि एसओपी कितनी बड़ी हो उतनी ज्यादा अच्छी होती है, या जितने छोटे में समराइज करके आप अच्छे से बता पाओ, ब्रीफ कर पाओ, वो ज्यादा अच्छी है? जितना छोटा स्टेटमेंट लिखोगे वो भी ज्यादा अच्छा होता है, और जितना मान लो अगर आप पीएचडी हो फिर आप जा रहे हो फिर तो वो तो और ज्यादा इलेबरेट हो जाता है। अगर आप मतलब कि कुछ और रिसर्च वगैरह प्रोसेस का रिसर्च वगैरह से हो तो आपको और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, लेकिन एसओपी जितना छोटा हो और जितना मतलब कि अच्छे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सको उतना ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज फिर यही था आज तक का सेशन। फिर बाकी आपको कोई डाउट्स हो या कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करने की कॉल वीडियो ना देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो हमें भी एक साथ सब पढ़ के वेट करके फिर एक बार में वीडियो बनानी होती है। तो जितने ही मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेशन में डालिए, हम उसको पूरा का पूरा आपको क्लैरिफाई करेंगे। और रिजेक्शन आ रहे हैं तो उस चीज के लिए आप रेडी रहिए, अगर रिजेक्शन आता है तो फिर मायूस मत होइए, दोबारा एक बार और कॉन्फिडेंस वही वापस लेके आइए, उससे ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लेके आइए, बिल्ड करिए और एक बार दोबारा अप्लाई करें। अगर आपका हो गया है, रिजेक्शन आ गया है, तो ये देखिए कि 21 सितंबर के बाद अभी सुनने के डायरेक्ट रूट ओपन होने वाला है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छी चीज है, आपको डायरेक्ट रूट से जाना पड़ेगा।
यही है गाइस। और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आई बटन पे प्रीवियस वीडियोस का लिंक दे दूंगा, उन्हें जाके देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब लोग कर कोई नहीं कर रहे हैं। 1 के व्यूज आ रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन इतनी 1K 2K चला गया है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी जितना हो सके करिए। और अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए होगी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, उसमें आप जाके पूरा का पूरा हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस।